बहुत बड़ी खबर, नेपाल में बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया है। काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान क्रैश हो गया है। अब तक 49 शव बरामद किए गए हैं। ये नेपलीज मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। विमान में 68 यात्री सवार थे, 4 क्रू मेंबर भी सवार थे। यति एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान क्रैश मौसम की खराबी नहीं बल्कि तकनीकी खराबी के कारण विमान हादसा हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह दावा किया, पायलट ने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन दी थी। पोखरा एटीसी से लैंडिंग के लिए ओके भी कह दिया गया था, लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले विमान में आग की लपटें दिखाई दी, इसीलिए मौसम की खराबी के कारण ये हादसा हुआ है। मेरी कोलीग अंजलि मुदगल ज्यादा जानकारी के साथ में न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। अंजलि, शुरू में ये कहा जा रहा था कि पहाड़ी से टकराने की वजह से हादसा हुआ, लेकिन अब ये पता चल रहा है कोई टेक्निकल ग्लिच या टेक्निकल स्नैक की वजह से तकनीकी खामी आई और ये एयर क्रैश हुआ है। अभी तक की आपकी जानकारी क्या बताती है? बिल्कुल, देखिए राशिद जी, शुरुआती तौर पर कहा जा रहा था कि जो वहां पर मौसम था वो खराब था। इसके पीछे की ये एक बड़ी वजह रहा कि खराब मौसम की वजह से जो विमान है वो पहाड़ी से टकरा गया और हादसे का शिकार हो गया। लेकिन अब वहां पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दावा किया जा रहा है वो ये है कि मौसम खराब इस क्रैश के पीछे की वजह नहीं रही है, बल्कि कोई तकनीकी खामी रही होगी। अब क्या वो तकनीकी खामी है, ये जांच का विषय है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एक और अपडेट मैं दे देती हूँ अपने दर्शकों को कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं प्रचंड, वो खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, उसी इंटरनेशनल पोखरा के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं जहां पर इस विमान की लैंडिंग होने वाली थी। और वो तस्वीर भी सामने आई है, वहां पर जो प्रधानमंत्री नेपाल के वो पहुंचे नेपाल के गृह मंत्री के साथ और कंट्रोल रूम में जाकर खुद वो बैठे हैं। वहां पर तमाम जो एयरपोर्ट का स्टाफ है वो पहुंचा हुआ है और वहां के प्रधानमंत्री को एक एक चीज की बारीकी से जानकारी जो है वो दी जा रही है। और जो तस्वीर सामने आई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वहां के प्रधानमंत्री फिलहाल पहुंचे हैं और उनकी तरफ से तमाम जो स्थिति है उस पर जायजा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। ये किसी भी देश के नागरिक हों जो जिन लोगों की मौत हुई है या फिर जो अभी गायब बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें 5 इंडियंस की भी बात की जा रही है। 53 नेपलीज हैं, 5 इंडियंस, 4 रशिया के हैं, 1 आयरिश, 2 कोरियन, 1 अर्जेंटीना, 1 ऑस्ट्रेलियन और 1 फ्रेंच नागरिक बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक आपने आंकड़ा बताया राशि जी, चूंकि देखिए कुल 72 यात्री इस प्लेन में सवार थे, कुल 72 लोग सवार थे, जिसमें से 4 क्रू मेंबर थे, 68 यात्री थे, 53 नेपाल के लोग थे, 10 विदेशी नागरिक थे, इसके अलावा 5 भारतीय भी थे और इसमें 3 बच्चे भी सवार थे राशि जी, जिनकी मौत की खबर है। चूंकि देखिए अभी तक जो सोर्स बता रहे हैं हमें 49 यात्रियों की जो है वो अभी तक मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पर चल रहा है और मृतकों में जो 49 लोगों की मौत की खबर है उसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, 5 भारतीय इस प्लेन में सवार थे। अब क्या मृतकों में 5 भारतीय भी शामिल हैं, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जरूर हमने देखा है कि इस तरह के जब हादसे होते हैं तो बहुत किस्मत वाला कोई होता है जो बच जाता है, वरना इस तरह के विमान हादसों में अक्सर जो भी लोग विमान में सवार रहते हैं उनकी मौत हो जाती है। गौर करने वाली बात राशि जी यहाँ पर ये भी है कि पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो नेपाल में इस तरह के कई विमान हादसे हो चुके हैं, जिसमें से एक बड़ी वजह मौसम की खराबी भी रही है। इसके अलावा टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से भी कई बार नेपाल में हादसे हुए हैं और यति एयरलाइंस जिसका ये विमान था वो सबसे ज्यादा अनसेफ जो एयरलाइंस है वो मानी जाती है नेपाल में। यति एयरलाइंस के जितने भी पिछले रिकॉर्ड हम उठाकर देखेंगे, जो सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं वो यति एयरलाइंस की ही फ्लाइट रही है जो कि हादसे का शिकार हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब जो लोग जो मौत के गाल में समा चुके हैं, जिनकी जान जा चुकी है, वो लोग वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या अब इस हादसे से नेपाल की सरकार, वहां का प्रशासन सबक लेगी, ये देखना होगा। क्योंकि इससे पहले पिछले साल की अगर बात करूं, मई में खराब मौसम की वजह से एक विमान हादसा हो गया था जिसमें 21 से 22 यात्रियों की मौत हो गई थी। उस दौरान भी मृतकों में कुछ भारतीय भी शामिल थे। एक के बाद एक इस तरह के हादसों का इंतजार आखिर नेपाल की सरकार क्यों करती है, क्यों कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता? अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर जो डीजीसीए है वो टाइम पर वक्त पर सभी जो विमान है अलग अलग एयरलाइंस के साथ बैठक करती है और सभी विमानों को लेकर जानकारी ली जाती है। सेफ्टी को बहुत ज्यादा हमारी तरफ से भारत में अगर कहें तो ध्यान दिया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हैं अंजलि। थोड़ा सा आप ये बताएं कि एटीसी से चूंकि सुबह 8 बजे विमान ने उड़ान भरी और कुछ मिनट के बाद ही यह हादसा हो गया। एटीसी से कंट्रोल कब लूज हुआ है, एटीसी के साथ में संपर्क कब, सिग्नल कब मिस हुआ है, इसके बारे में आपके पास में क्या जानकारी है? ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या अभी तक पता चला या नहीं पता चला है? क्योंकि ऐसे विमान हादसे किस वजह से हुए, जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला तब तक पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे का कारण आखिरकार क्या रहा है। पुराना एयरपोर्ट और पोखरा एयरपोर्ट, इन दोनों के बारे में अभी तक आपको क्या जानकारी मिली है? और अगर गूगल मैप में आप ज्योग्राफिया भी हमें एक बार दिखा पाएं, समझा पाएं कि कैसे पहाड़ी
पहाड़ी इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है और ये जो पहाड़ी इलाका रहता है ना, जो हिमालयन रेंज है पूरी, यहाँ पर किसी भी विमान के लिए मैन्यूवरिंग यानी विमान के लिए टर्न होना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। ये इलाका एक बार आप अगर हो सके गूगल मैप के जरिए दिखा पाए। चूंकि आपने पूछा एटीसी के साथ आखिरी बार संपर्क कब हुआ, देखिए एटीसी की तरफ से ओके कर दिया गया था, यानी कि लैंडिंग से पहले जो पूरी फॉर्मेलिटीज रहती हैं, संपर्क जो किया जाता है लैंडिंग को लेकर, जब पूछा जाता है कि जो रनवे है वो क्लियर है, क्या लैंडिंग कर ली जाए, क्या सेफ है, सभी चीजें, ये पूरी जो प्रोसेस है, जो तकनीक है वो रहती है राशिद जी। और यहाँ पर अगर इस विमान की हम बात करें तो इस पायलट की तरफ से ओके ले लिया गया था और रनवे पर लैंड ही देखिए करने वाला था जो विमान है, लेकिन उससे ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक वीडियो भी सामने आया, वो भी मैं कोशिश करूंगी दिखाने की। फिलहाल ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे ये जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। देखिए ये ऊपर से लिया गया जो पूरा व्यू है वो है, और बाद की क्या तस्वीरें हैं यति एयरलाइंस का, देखिए ये वही विमान है 9N जो कि हादसे का शिकार हुआ है। और जानकारी ये मिली है कि कुछ ही दिन पहले एक वहां पर प्रोग्राम बड़ा हुआ था और इसी विमान के जरिए जो उद्घाटन कार्यक्रम है वो किया गया था उस पूरे प्रोग्राम का, और यही वो विमान है जो कि हादसे का शिकार हो गया। और जो तस्वीरें वहां से आ रही है वो बहुत ज्यादा भयावह है। देखिए ये उस दौरान की तस्वीर है जब अचानक नीचे की ओर जो विमान है वो गिरा था, और बाद की क्या तस्वीरें ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये पूरा विमान है जो आग लगने के बाद नीचे गिर गया। बड़ी संख्या में लोग आसपास आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, पूरा जो राहत और बचाव दल है वो यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय लोगों की मौजूदगी है। और एक ये तस्वीर मैं राशिद जी जूम करके दिखाना चाहूंगी। देखिए बताया जा रहा है चूंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट भी है, कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा था, अचानक से जो विमान है वो आता है। और इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो विमान यहाँ पर लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, अपना बैलेंस खोता हुआ नजर आ रहा है। ओके चूंकि मिल चुका था, लैंडिंग करने ही ये विमान वाला था, लेकिन उससे पहले ठीक पहले जो विमान है उसने अपना नियंत्रण खो दिया, बेकाबू। ये देखिए जो विमान है आपको यूं नजर आएगा। हालांकि जब टर्न लेता है विमान ऊपर कई फीट की हाइट पर जब उड़ रहा होता है विमान, तब इस तरह से वो झुकता है, लेकिन लैंडिंग के समय एकदम स्ट्रेट विमान रहता है, चूंकि सीधे तौर पर जो रनवे पर लैंडिंग है वो करनी होती है। लेकिन ये देखिए शायद यही वजह की इस शख्स ने ये वीडियो बनाया है जो कि अब वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो देखकर अगर आप देखेंगे समझेंगे, जो बताया जा रहा है कि ये उसी विमान का वीडियो है। तो आप देखिए इस विमान को ऐसे इस तरह से ये जो विमान है वो नजर आपको आएगा, यानी कि ये जब लैंड करने ही वाला था उससे ठीक पहले इसने जो अपना बैलेंस है वो खो दिया। वहां पर कंट्रोल रूम से इसको इजाजत मिल गई थी, परमिशन मिल गई थी लैंडिंग की, लैंडिंग ये विमान करने ही वाला था, लेकिन ठीक उससे पहले यही वजह है कि कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से नहीं। चूंकि आप मौसम को अगर देखें ध्यान से इन तस्वीरों में तो आसमान बिल्कुल साफ है, कहीं कोई बादल आपको नजर नहीं आएगा, एकदम नीला सफेद नीला आसमान है, यानी कि बादल वहां पर नहीं थे, मौसम खराब नहीं था। तो तकनीकी खामी ही रही होगी। ये देखिए कैसे जो बैलेंस है बिगड़ जाता है इस विमान का। और चूंकि परमिशन मिल गई थी कंट्रोल रूम से विमान को लैंड करने की, यही वजह कि लैंडिंग के लिए जब ये विमान जा रहा था अचानक बैलेंस बिगड़ गया। ब्लैक बॉक्स का जिक्र आपने किया राशिद जी, ब्लैक बॉक्स एक अहम कड़ी साबित हो सकता है पता लगाने में कि आखिर इस हादसे के पीछे के मुख्य कारण क्या रहे, ऐसी क्या तकनीकी खामी अचानक से आ गई जब ठीक रनवे पर यह विमान लैंड करने वाला था। अचानक ऐसा क्या हुआ उससे कुछ मिनट पहले, सेकंड्स पहले कि जो विमान है वो हादसे का शिकार हो गया। ब्लैक बॉक्स देखिए एक अहम कड़ी इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि हर विमान में जब विमान टेक ऑफ करता है, जब किसी भी यात्रा पर कोई विमान निकलता है तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है जो कि विमान के पिछले हिस्से में लगता है। और अगर किसी भी तरह से विमान हादसे का शिकार हो जाता है तो ब्लैक बॉक्स को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। अब इस विमान का ब्लैक बॉक्स खंगालने की जाहिर है कोशिश की जाएगी और उसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर हादसे के पीछे की वजह क्या रही। ब्लैक बॉक्स के बारे में विस्तार से मैं अपने दर्शकों को तरीके से हमें ब्लैक बॉक्स के बारे में बताया है, टेक्निकली आपने ये समझाया है कि विमान की मैन्यूवरिंग कैसे होती है, किस तरह से ऑपरेट होता है, ऑपरेशनल अगर कोई ग्लिच आ जाता है तो किन हालातों में लोगों को बचाया भी जा सकता है, इमरजेंसी लैंडिंग करने के हालात क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ आपने समझाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ATR 72 यानी ATR सीरीज की जो छोटे विमान होते हैं जिन्हें डबल इंजन टर्बो प्रॉप विमान की कैटेगरी में रखा जाता है, जर्मन और इटली मेड ये विमान होते हैं, इन विमानों में किस तरह की खराबी आती रही है, इससे पहले भी कैसी खराबी आती रही है, क्योंकि ATR सीरीज के जो विमान हैं हमने भारत में भी कई बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर कई बार नजर आता है, और जो डोमेस्टिक फ्लाइट से हमने सफर किया है, हमने और आपने भी कई बार ATR विमान में सफर किया होगा। ये कितने ज्यादा खतरनाक आने वाले दिनों में हो रहे हैं, पिछले दिनों में इनमें क्या क्या ग्लिचेज आए हैं, इनके बारे में भी मैं आपसे जानकारी लूंगा। आगे बढ़ूं, अंजलि आप मेरे साथ में रहें। ब्रेकिंग विमान हादसे पर नेपाल के PM प्रचंड ने बड़ा बयान दिया, संतुलित होकर विमान क्रैश हुआ है, ये
नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने कहा, विमान का संतुलन क्यों बिगड़ा ये जांच के बाद ही पता चलेगा। जिस ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ी देर पहले मेरी कोलीग अंजलि मुदगल बातचीत कर रही थी, फिर से अंजलि के पास में चलते हैं। अंजलि, ये जो AR सीरीज AR कैटेगरी के जो विमान हैं ये कितने खतरनाक होते हैं? इससे पहले भी इस तरह के विमान क्रैश हो चुके हैं। ये जर्मन और इटली मेड है और दोनों के ही साझा योगदान से AR सीरीज के विमान बनते हैं। AR-42, AR-72, AR-82 और जो ये नंबर लिखे होते हैं इनका मतलब ये होता है कि इनमें यात्री कैपेसिटी कितनी है, इस विमान में कितनी खामियां इससे पहले भी आ चुकी हैं। और इटली और जर्मन मेड इस विमान के बारे में थोड़ा सा और बताएं। बिल्कुल, चूंकि राष्ट्र जी आपने इस विमान के बारे में पूछा है तो मैं आपको बता दूं, इटली और जर्मन मेड जैसा आपने बताया ये विमान है, लेकिन यति एयरलाइंस जिसका ये विमान था, यति एयरलाइंस सबसे अनसेफ एयरलाइंस ना सिर्फ नेपाल में मानी जाती है बल्कि विश्व भर की अगर अनसेफ एयरलाइंस की लिस्ट आप निकाल कर देखेंगे, इंटरनेट पर गूगल करेंगे तो उसमें यति एयरलाइंस का नाम आएगा और नेपाल की एयरलाइंस है। यति एयरलाइंस में बहुत ज्यादा इस सीरीज के जो विमान है वो है, इससे पहले भी इसी सीरीज के कई विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं, यति एयरलाइंस के ही वो विमान थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी अनसेफ यति एयरलाइंस है और इस सीरीज के विमान है खासतौर पर नेपाल पर। अगर वक्त वक्त पर इस तरह के विमानों की चेकिंग रेगुलर की जाए, वक्त वक्त पर अगर जो खामियां हैं या फिर जो मॉडर्न टेक्निक है उस पर ध्यान देते हुए इन विमानों की अगर चेकिंग ठीक तरीके से की जाए तो इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। नेपाल सबसे ज्यादा, अगर आप गूगल करके देखेंगे तो उन देशों के बारे में आप अगर सर्च करेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा विमान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो उसमें आपको न सिर्फ नेपाल की यति एयरलाइंस नजर आएगी बल्कि नेपाल देश भी नजर आएगा जहां पर पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा एरोप्लेन हादसे हुए हैं। और इस सीरीज का चूंकि आपने विमानों की जिक्र किया तो बहुत ज्यादा ये जो प्लेन है वो बड़ा नहीं होता है, जो यात्रियों की क्षमता होती है इसमें 70 से 75 तक की क्षमता रहती है। और यति एयरलाइंस का ये जो विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है इसमें भी कुल 72 लोग सवार थे, जिसमें से 6 क्रू मेंबर्स थे, इसके अलावा 68 यात्री थे। हमने बताया कि 53 इसमें नेपाल के यात्री सवार थे जबकि 5 इंडियन भी थे और 10 विदेशी नागरिक थे। आपने ब्रेकिंग न्यूज दी कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं प्रचंड वो पहुंचे हैं कंट्रोल रूम और कंट्रोल रूम में बैठकर बारीकी से एक एक चीज को जानने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन राशिद जी, गौर करने वाली बात यह है कि क्या अब वहां की सरकार जागी? आखिर ऐसा क्यों कि इंतजार क्या वहां की सरकार कर रही थी कि और इस तरह के हादसे हों? यति एयरलाइंस को लेकर आखिर क्यों कोई वहां की सरकार कदम नहीं उठाती है? क्या यति एयरलाइंस को ऐसे ही वहां की सरकार ने, प्रशासन ने छोड़ दिया है? देखिए, इस पूरे हादसे पर भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है। क्या वहां की सरकार, क्या नेपाल का प्रबंधन और सरकार इस तरह के हादसों पर गंभीर नहीं है? ऐसा कैसे कि पिछले कुछ सालों में इतनी बड़े पैमाने पर जो प्लेन हादसे हैं वो हो जाते हैं? ब्लैक बॉक्स का चूंकि आपने जिक्र किया था राशिद जी, देखिए ब्लैक बॉक्स का ही इंतजार किया जा रहा है कि आखिर ब्लैक बॉक्स कब मिलेगा इस प्लेन का। वहां पर राहत और बचाव कार्य तो चल ही रहा है, इसके अलावा जो टीम वहां पर मौजूद है उसकी तरफ से ये कोशिश भी की जा रही है कि जो ब्लैक बॉक्स है उसे जल्द से जल्द खोजा जा सके। हालांकि ब्लैक बॉक्स का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो अच्छा रहता है। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 30 से 40 घंटे तक जो ब्लैक बॉक्स है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। 30 से 40 घंटे तक का जो डेटा है उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। करीब 88 ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पर जानकारियां एकत्रित करता है ब्लैक बॉक्स, जो कि बहुत जरूरी रहती हैं किसी भी विमान हादसे से जुड़ी हुई जो सवाल रहते हैं विमान हादसे के दौरान, और उसके बाद उन सभी सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स से मिल जाते हैं। ठीक 2 मिनट के बाद आपके पास फिर से आएंगे और एक बार जितनी तस्वीरें अभी तक की आई हैं अंजलि को भी रखें साथ में। मेरे बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं नेपाल विमान हादसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ, कितने बजे हुआ, ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा बाईं तरफ स्क्रीन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एक तस्वीर, एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं नेपाल विमान हादसे की। सुबह 8 बजे ही विमान हादसा हुआ है, लगभग 4 घंटे के बाद में ये खबर सामने आई है। हालांकि पहले शुरुआती तौर पर यह कहा गया कि किसी पहाड़ से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है। 72 यात्री सवार थे जिनमें से 68 मुसाफिर थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। 5 इंडियंस भी हैं। 49 लोगों का शव अभी तक बरामद किया गया है। 53 नेपाली और 5 भारतीय सवार थे। आयरलैंड का 1 यात्री, रशिया के 4 यात्री, कोरिया के 2, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के 1 यात्री जिनकी मौत हुई है। फ्रांस का भी 1 यात्री विमान में सवार था। पहाड़ी से टकराकर खाई में गिरा विमान। पोखरा एयरपोर्ट काठमांडू से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन चंद मिनट के बाद ही ये फासला तय कर लिया गया था। जहां पर ये विमान हादसा हुआ है सुबह 8 बजे, यानी अब से लगभग 5.5 घंटे पहले। प्लेन क्रैश होने की वजह मौसम की खराबी नहीं है, तकनीकी खराबी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। पायलट ने ATC से लैंडिंग की परमिशन ले ली थी। लैंडिंग से पहले विमान में आग की लपटें भी दिखी हैं। अब 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखें। हमने आपको ये बता दिया कि लैंडिंग से पहले विमान में आग की लपटें दिखी हैं
आप देखें पोखरा के पास जब विमान क्रैश हुआ उसके बाद की पहली तस्वीरें, और विमान में भीषण आग लगी है। आसपास के जो लोग हैं वो एकदम घबरा गए। हालांकि लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा मदद की है। जब तक स्टेट रिस्पांस फोर्स की टीम पहुंचती तो उससे पहले ही जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय जो गांव के लोग थे, उन्होंने ये कोशिश की कि जो लोग बचे हैं, जिनकी जान बची हुई है, 3 लोग चूंकि हॉस्पिटल पहुंचाए गए हैं, हालांकि उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। अंजलि, 49 शव मिले हैं, बाकियों के बारे में अभी तक क्या पता चला है? राशिद जी, कोशिश की जा रही है कि सभी का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके, चूंकि वहां पर बड़ी संख्या में जो रेस्क्यू टीम है वो मौजूद है। तस्वीर एक बार फिर से दिखा देती हूं बाद में किस तरह की स्थिति पैदा हो गई। चूंकि देखिए आप इन तस्वीरों को, आग जब जबरदस्त लगी प्लेन में तो पूरी तरफ चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया, और धुएं की वजह से कुछ भी देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। विजिबिलिटी चूंकि यहाँ पर बहुत कम हो गई, आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इसके अलावा आसपास चूंकि पेड़ पौधे हैं, पहाड़ी वाला ये पूरा इलाका था, तो ऐसे में चुनौती बहुत ज्यादा पेश आ रही है रेस्क्यू टीम के सामने भी। लेकिन कोशिश जाहिर है कि यही है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कंप्लीट किया जा सके। ये तस्वीर आप देखिए, प्लेन जब गिर जाता है नीचे, ये सफेद रंग की जो चीज आपको नजर आ रही है वो एरोप्लेन है जो क्रैश होने के बाद नीचे गिर गया। आसपास झाड़ियां हैं, पूरा जो जंगल वाला इलाका है वो है। और ये एक और वीडियो आप देखिए, जैसे ही प्लेन नीचे गिरता है आवाज आती है, तेज धमाका होता है और जबरदस्त आग लग जाती है। ऊपर की ओर जो धुआं है वो उठता है। आसपास देखिए आपको राहत और बचाव कार्य के जो लोग हैं वो तो हैं ही, स्थानीय लोगों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी है। स्थानीय लोग भी जानकारी मिलते ही वहां पर पहुंच गए और फिर राहत और बचाव कार्य में इन लोगों की भी मदद दी जा रही है। 49 लोगों का अभी तक पता लगाया जा चुका है और कोशिश यही है कि बाकी जो लोग हैं उनका भी जल्द पता लगाया जा सके। इसमें 3 जो बच्चे हैं वो भी सवार थे। अब चूंकि जो 49 लोगों की मौत हुई है, क्या उनमें ये 3 बच्चे भी शामिल हैं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है। लैंडिंग से 10 सेकंड पहले ही आग लगी है। यानी एक बात मैं बताता हूं अपनी जानकारी के हिसाब से, अगर लैंडिंग से 10 सेकंड पहले ही आग लगी है, आप ये सोचें कि बहुत तेजी के साथ में जब विमान लैंड होता है, जब रनवे पर आता है तो उसके बाद फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से फिर आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर लैंडिंग से 10 सेकंड पहले ही आग लगी है, यानी लैंड करते हुआ विमान और विमान 10 सेकंड पहले आग लग चुकी थी, उसके बाद फ्रिक्शन की वजह से ये आग और भी ज्यादा तेजी के साथ में फैल गई। हालांकि जब लोगों को ये लग रहा था कि लगभग विमान नीचे की तरफ आ चुका है, ये 10 सेकंड पहले ये आग लगने की वजह आखिरकार क्या है? क्या कॉकपिट में जो पायलट थे उन्हें क्या कुछ पता चल पाया, नहीं पता चल पाया? कॉकपिट से एटीसी का आखिरी संपर्क कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जब कॉकपिट में बैठे हुए पायलट ने एटीसी को ये बताया कि शायद पीछे की तरफ आग लग गई है या बीच में कहीं पर आग लग गई है, इसके बारे में फिर एटीसी कंट्रोल रूम में क्या क्या आपस में कम्युनिकेशन हुआ है, ब्लैक बॉक्स जिसे ढूंढा जाएगा, और लगभग 10, 12, 15 घंटे के आसपास तक ब्लैक बॉक्स पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इस ब्लैक बॉक्स को अभी भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन पहली जो प्राथमिकता है, नीचे की तरफ जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। 72 लोग विमान में सवार थे। AR-72 नाम का ये विमान जो यति एयरलाइंस का विमान है, ये हादसा इसके साथ में पेश आया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और 72 में से 49 लोगों के शव मिले हैं, बाकियों का पता नहीं चल पा रहा है। 3 लोगों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लगभग 93 या 94% बॉडी जल गई है और इन्हें बर्न डिपार्टमेंट में, जो नजदीकी हॉस्पिटल है वहां पर, जो बर्न डिपार्टमेंट है वहां पर इन्हें एडमिट कराया गया है और अभी शुरुआती तौर पर डॉक्टर कुछ भी कह पाने में नाकाम है। अंजलि हमें ज्यादा जानकारी दे रही है। अंजलि, आपके जरिए एक बार फिर से मैं ज्योग्राफिया जानना चाहूंगा, पोखरा से काठमांडू कितना ज्यादा दूर है? पोखरा से काठमांडू का जो एयर टूर है या एयर ट्रैवल जो है, ये रास्ता किस तरीके का है? जो रास्ते में पहाड़ पड़ते हैं वो बताइए। अगर मौसम खराब हो जाता है तो हिमालयन रेंज में किसी भी फ्लाइट को टेक ऑफ करने में या लैंडिंग करने में क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं, या एयर ट्रैवल में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? कॉकपिट में जो बैठे हुए पायलट होते हैं, एटीसी के साथ में इनका संपर्क कब कब, किन किन सिग्नल के आधार पर होता है, ये सारी जानकारियां एक बार डिटेल वे में दीजिए। देखिए राशिद जी, 2 बातें गौर करने वाली हैं। एक ये कि कहा जा रहा है कि मौसम खराब था, दूसरा ये कि पहाड़ी से टकरा गया। अब जो तस्वीरें हमने देखी, एक बार फिर से कोशिश करूंगी आपको तस्वीरें दिखाने की, और इन तस्वीरों में कम से कम नजर नहीं आ रहा है कहीं से भी, चूंकि लैंडिंग से ठीक पहले की ये तस्वीरें बताई जा रही है, तो इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो कहीं से भी मौसम खराब नजर नहीं आ रहा है। और खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये कह दिया गया है कि मौसम खराब होना इसके पीछे की वजह नहीं है, बल्कि तकनीकी खराबी हुई है। अब तकनीकी खराबी क्या रही है? मौसम को तो लेकर देखिए तस्वीरें भी हमने देख ली हैं। अब गौर करने वाली बात यह कि क्या पहाड़ी से ये प्लेन टकराया है? चूंकि आग लगी पहले, लैंडिंग से पहले ही बताया जा रहा है कि लैंड जब होने ही वाला था, ठीक उससे पहले
चिंगारी देखी गई थी, आग की कुछ लपटें देखी गई थी लैंडिंग से ठीक पहले इस विमान में। तो क्या पहाड़ी से ये विमान टकराया जिसके बाद इसमें आग लगी, या फिर कोई तकनीकी खराबी थी? अब ये दोनों अलग अलग बातें। अगर पहाड़ी से टकराया तो यानी कि हादसा हुआ है, अगर पहाड़ी से नहीं टकराया तो फिर ये है कि तकनीकी खराबी आई है। अब क्या तकनीकी खराबी आई, अब बताया कुछ लोग जो चश्मदीद वहां पर हैं, जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक कुछ लोगों की तरफ से कहा यह जा रहा है कि जब लैंड होने वाला था उससे पहले ही आसमान में देख लिया गया था कि विमान में जो आग है वो लगी हुई है। तो क्या वो पहाड़ी से टकराने की वजह से लगी या फिर तकनीकी खराबी की वजह से लगी, ये सभी जांच का फिलहाल विषय है। अगर मैं बात करूं काठमांडू से पोखरा की, तो जो सफर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 200 किलोमीटर का है। अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो जाहिर है आपको 7 से 8 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन एरोप्लेन किस स्पीड से चलता है ये हम सब जानते हैं। ऐसे में सिर्फ आधे से पौने घंटे का वक्त लगना था काठमांडू से पोखरा इस एरोप्लेन को जाने में, और ये जो पूरा सफर है प्लेन तय भी कर चुका था, रनवे पर पहुंचने ही वाला था, लैंड करने ही वाला था। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एयरपोर्ट आसपास का जो पूरा इलाका है ये वही एरिया है। और जब भी कोई प्लेन लैंड करने वाला होता है तो यही डायरेक्शन, ऐसे इस तरह की डायरेक्शन प्लेन की रहती है, और इन तस्वीरों में यही डायरेक्शन आपको नजर आएगी। देखिए प्लेन की इस तरह से, और जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो इसने बैलेंस खो दिया है, उल्टा आपको इस तरह से जो प्लेन है वो नजर आ रहा है। तो क्या तकनीकी खामी इसमें रही या फिर ये पहाड़ी से टकराया प्लेन, ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर वहां पर चल रहा है। जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं कि 72 लोग इस प्लेन में सवार थे। अभी ताजा जो जानकारी है उसके मुताबिक 49 लोगों की मौत की खबर है, 3 बच्चे भी इसमें सवार थे। अब क्या मृतकों में बच्चे शामिल हैं ये फिलहाल नहीं पता चल पाया, लेकिन कोशिश जरूर रेस्क्यू दल की तरफ से ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बाकी लोग हैं, जो शव हैं, उन्हें बरामद किया जा सके। मृतकों में क्या भारतीय भी शामिल हैं ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक जो बुलाई गई है वहां की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री प्रचंड की तरफ से, एक हेल्पलाइन नंबर भी बहुत जल्द वहां की सरकार जारी करने वाली है, जिसके माध्यम से जो लोग हैं वो अपनों के बारे में जानकारी आसानी से ले पाएंगे। नेपाल में एयर ट्रैवल के अपने एक्सपीरियंस के जरिए मैं कुछ चीजें जरूर साझा करना चाहूंगा, कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। पहला तो ये कि 7 अलग अलग रेगुलर चेक होते हैं, सिक्योरिटी चेक और सेफ्टी चेक। जब भी किसी विमान को उड़ान भरनी होती है 7 अलग अलग चेक होते हैं। इस चेक में तकनीकी तौर पर कॉकपिट में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, इंजन में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, जहां पर यात्री बैठने वाले हैं वहां पर कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिसकी वजह से आगे चल करके विमान हादसे का शिकार हो जाए। यह भी रेगुलर सिक्योरिटी चेक किया जाता है, और सेफ्टी चेक में A to Z अलग अलग चेकलिस्ट बनाई जाती है, और इस चेकलिस्ट के लिए हर एक स्टेप पर कम से कम 12 लोग जिम्मेदार होते हैं जो जवाबदेह होते हैं, और 12 लोगों की एक पूरी टीम बनी होती है जो 7 अलग अलग जो सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं उसे इंश्योर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर तकनीकी खामी आई, ये लापरवाही आखिरकार किसकी है? क्या विमान कंपनी की है या फिर एयरलाइंस की है? ये सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल में क्या क्या चल रहा है, यति एयरलाइंस वालों ने क्या लापरवाही की है, ये तो आगे जांच का विषय है। अगर तकनीकी खामी आई है तो इससे पहले इसे दुरुस्त करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अगला बड़ा सवाल, AR सीरीज के जो विमान हैं, पूरे सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सीरीज के विमान इटली और जर्मन मेड न जाने कहां कहां पर उड़ान भर रहे हैं। क्या ये वक्त आ गया है कि AR सीरीज के विमानों को लेकर के सवाल उठाया जाए और एक बार इस चीज को इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि वाकई में जो मुसाफिर हैं वो सुरक्षित हैं या फिर नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सिक्योरिटी चेक के बारे में अंजलि आपके पास में क्या जानकारी है? जब भी किसी विमान को उड़ान भरनी होती है उससे पहले क्या क्या रेगुलर मेजर्स फॉलो किए जाते हैं एयरलाइंस की तरफ से? वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी राशिद जी, लेकिन पहले जो जानकारी ताजा मिल रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसी साल के पहले दिन 2023 में अभी हमने हाल ही में एंटर किया है, और 1 तारीख को बताया जा रहा है, देखिए आज 15 तारीख है, और इसी महीने की 1 तारीख को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था यहाँ के प्रधानमंत्री प्रचंड ने, और चीन की मदद से ये जो पोखरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बनाया गया था। 14 दिन पहले ही PM प्रचंड ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, चीन की मदद से ये बना था, और एक बड़ा लोन, एक बड़ा कर्ज चीन की तरफ से नेपाल को दिया गया था इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। कर्ज लेकर नेपाल ने इस एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो किया था। पोखरा में एक और एयरपोर्ट है, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन ये जो फ्लाइट लैंड करनी थी वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करनी थी। ये वही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहां पर इस फ्लाइट को लैंड करना था, और 10 सेकेंड पहले सिर्फ लैंडिंग से जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और आपको बता दूं इसी साल 1 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। चीन से बड़ा कर्ज लिया गया था नेपाल की तरफ से।
इस एयरपोर्ट के निर्माण में। एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा आपने पूछा कि क्या सिक्योरिटी चेक्स रहते हैं, तो देखिए चाहे नेपाल की बात करें, भारत की बात करें या फिर किसी अन्य देश की बात करें, सभी एयरपोर्ट्स पर जो विमान जब उड़ान भरने वाला होता है तो उससे पहले एक पूरी फॉर्मेलिटी होती है जिसे पूरा करना होता है। कई अलग अलग सिक्योरिटी के चेक्स होते हैं, चूंकि जाहिर है हवा में यात्री जो है वो सफर करते हैं, बड़ी संख्या में यात्री एरोप्लेन में सवार रहते हैं, ऊपर जाकर कोई तकनीकी खामी ना हो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अलग अलग लेवल्स पर, कई अलग अलग पॉइंट्स पर जो सिक्योरिटी चेक है वो होते हैं। ब्लैक बॉक्स का चूंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स जो विमान उड़ान भरता है उससे ठीक पहले लगाया जाता है, उड़ान भरने से पीछे के हिस्से में एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स जो है वो लगाया जाता है। और हमने देखा है, आपने, मैंने, सभी ने एरोप्लेन में सफर किया है, तो कैसे जो एयर होस्टेस है वो भी जब टेक ऑफ करता है विमान उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस है तमाम वो समझाती है, और जिन जिन इंस्ट्रक्शंस को समझाया जाता है उन सभी को भी पहले दुरुस्त किया जाता है कि कैसे अगर किसी भी तरह की ऐसी स्थिति पैदा होती है तो कैसे जो यात्री हैं उन्हें बचाना है, कैसे यात्रियों को सचेत रखना है, इसके बारे में यात्रियों को पहले ही बता दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अलग अलग एयरपोर्ट्स पर, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बाकायदा इसके लिए बनाए गए हैं, जिम्मेदारियां लगातार पहले से ही तय की जाती हैं। यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा जिम्मा रहता है एयरलाइंस पर भी, इसके अलावा राज्य सरकार पर भी, केंद्र सरकार पर भी, किसी भी राज्य के। नेपाल का जिक्र चूंकि मैंने किया, इससे पहले भी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा अनसेफ जो फ्लाइट है वो यति एयरलाइंस की मानी जाती है। और नेपाल में चूंकि पिछले कुछ सालों में इतने बड़े हादसे हुए हैं, लगातार एक के बाद एक हादसे हुए हैं, तो जाहिर है राशिद जी की वहां पर बड़ी चूक लगातार होती आई है, लापरवाही बड़ी है जो लगातार बढ़ती जा रही है वहां के सरकार की तरफ से, वहां के प्रशासन की तरफ से। ध्यान आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, भारत की अगर हम बात करें डीजीसीए की तरफ से एक पूरा फॉर्मेट है और लगातार वक्त वक्त पर, समय समय पर जो चेकिंग्स है वो की जाती है। अलग अलग जो एयरलाइंस हैं उनके साथ बाकायदा रूटीन जो बैठकें हैं वो होती हैं, क्योंकि ये प्राथमिकता रहती है किसी भी सरकार की, प्रशासन की, एयरलाइंस की, कि जो यात्री सवार कर रहे हैं एरोप्लेन में उनको सुरक्षा मिले, किसी भी तरह की जान का जोखिम उनको ना उठाना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन नेपाल में ऐसा क्यों नहीं होता, आखिर ऐसा क्यों कि नेपाल में इस तरह के हादसे लगातार एक के बाद एक पेश आते हैं। एक साल भी नहीं हुआ, पिछले साल ही 2022 में मई महीने में हादसा हुआ था जिसमें 20 से 22 लोगों की मौत हो गई थी, और अब एक बार फिर से इस तरह का ये हादसा। इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही है, जांच का विषय है, बड़ी जांच का विषय है। और राशिद जी, मैं तो ये कहूंगी कि सबक लेने का भी ये समय है। पोखरा एयरपोर्ट एटीसी के सोर्सेस ने जो हमें बताया वो ये कि पायलट ने पहले ईस्टर्न साइड से लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन फिर उसके बाद पश्चिमी साइड से लैंडिंग की परमिशन मांगी है। इसके पीछे का राज क्या है या इसके पीछे की वजह क्या है, आपको कुछ पता चल पाया है क्या? राशिद जी, हो सकता है कि पायलट को इस बात का अनुमान हो गया हो कि कोई तकनीक, कुछ फॉल्ट जो है वो फ्लाइट में आ रहा है, यही वजह कि डायरेक्शंस बार बार पायलट की तरफ से चेंज की गई। हालांकि इस चीज को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान वहां के एयरपोर्ट जो प्रबंधन है उसकी तरफ से नहीं दी गई है। ये जरूर बताया वहां के एयरपोर्ट स्टाफ ने कि तकनीकी खामी की वजह से ये जो हादसा है वो हुआ है, मौसम खराब इसके पीछे की वजह बिल्कुल भी नहीं रहा। जो आप सवाल कर रहे हैं इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट या बयान नहीं आया है वहां की सरकार का या फिर यति एयरलाइंस की तरफ से किसी स्टाफ का। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है कि पायलट को इस बात का अंदेशा कुछ हो गया हो, अनुमान हो गया हो, क्योंकि परमिशन मिल गई थी, ओके का साइन मिल गया था कंट्रोल रूम से लैंडिंग के लिए। ये कह दिया गया था कि जो रनवे है वो पूरे तरीके से क्लियर है, जो वे है वो पूरा क्लियर आउट है और आप लैंड कर सकते हैं। यही वजह की लैंडिंग की और ये जो विमान है वो आगे बढ़ रहा था। और मैं 10 सेकंड का फासला सिर्फ रहा, देखिए जमीन पर टकराने ही वाला था ये विमान लैंडिंग के लिए, लेकिन उससे पहले हादसे का शिकार हो गया। अगर पायलट ने डायरेक्शन चेंज करने की बात, जैसा कि आप बता रहे हैं, सामने आई, अगर इस तरह से पायलट ने अगर पूछा डायरेक्शन चेंज करने को लेकर, तो हो सकता है कि पायलट को इस बात की जानकारी हो गई हो, लेकिन इससे पहले वो कोई कदम उठा पाता पायलट, चूंकि समय बहुत ज्यादा नहीं था। 10 सेकंड का समय बहुत कम समय होता है कुछ भी सोच पाने के लिए हमारे दिमाग में कि अलग हमारा। ठीक है अंजलि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल विमान हादसा बहुत बड़ी खबर है जिसमें 72 यात्री सवार थे और अभी तक 49 शव बरामद किए गए हैं और जिनमें से 5 हिंदुस्तानी यात्री भी थे, 4 क्रू मेंबर्स थे और 5 हिंदुस्तानी यात्री भी थे। विमान हादसे पर नेपाल के पीएम प्रचंड ने बड़ा बयान जारी किया है, उन्होंने दुख जताया है, साथ ही ये भी कहा है कि आगे इस हादसे की जांच की जाएगी। एक